हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 प्रिंसिपल को इजीली समझने और अपने एनिमेशन में अप्लाई करने के कुछ इजी एंड इंटरेस्टिंग हैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का कॉन्सेप्ट हमें डिज्नी के एनिमेटर्स ओले जॉनसन एंड फ्रैंक थॉमस ने 1981 में अपनी बुक द इल्यूजन ऑफ लाइफ में दिया था। इसके फर्स्ट प्रिंसिपल स्क्वैश एंड स्ट्रेच की अगर हम बात करें, इस प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं कि जब हम कोई एनिमेशन करते हैं, जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि उसमें कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, इस चीज का कैलकुलेशन हम उसी ऑब्जेक्ट में होने वाले स्क्वैश एंड स्ट्रेच के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि अभी आप मेरे इस सीन में देख रहे हैं कि एक बॉल है जो बाउंस हो रहा है, और जिस तरह से वो बॉल नीचे आ रहा है वो ग्रेजुअली स्ट्रेच हो रहा है, और जैसे ही वो ग्राउंड लेवल को टच करता है वो बॉल स्क्वैश होता है, और अगेन उस पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसके कारण वो बॉल स्ट्रेच होता है और फाइनली अपने कोर शेप में वापस आ जाता है। यहीं पर अगर हम अपने स्ट्रेच को या स्क्वैश को बढ़ा दें तो जो पल्पीनेस ऑफ द बॉल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को अगर हम कैरेक्टर एनिमेशन के फॉर्म में देखें, तो अभी जो हमारा कैरेक्टर है इनिशियली वो एक नॉर्मल पोजीशन में है। जैसे ही वो पुश करता है वो अपने पोस्चर के थ्रू अपने साइज से कम होने का इल्यूजन क्रिएट करता है, वेयर एज जब वो ग्राउंड को पुश करने के बाद जंप करता है तो वाइस वर्सा जो कैरेक्टर है उसका पोस्चर कुछ इस तरह का हो जाता है कि वो हमें अपने साइज से ज्यादा दिखता है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, और अगेन ये कैरेक्टर अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। दोस्तों, अपने बॉल एनिमेशन में और अपने कैरेक्टर एनिमेशन में इन दोनों जगह हमने ये देखा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर ये एक बॉल हो और ये एक कैरेक्टर हो, जो टोटल वॉल्यूम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कुछ इस तरह से कि हमें स्क्वैश एंड स्ट्रेच की फीलिंग आती है, लेकिन ये वॉल्यूम कभी बढ़ता नहीं, ये वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी जो बॉल है वो नॉर्मल से एलोंगेट करता है, और सबसे ज्यादा जहां वो एलोंगेट करता है वहां पर लेंथ बढ़ती है तो ओवरऑल विड्थ घट जाती है, और जहां विड्थ बढ़ जाती है वहां ओवरऑल लेंथ घट जाता है, और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोजिशन है वो हमेशा सेम रहता है। एंटिसिपेशन प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का एक ऐसा प्रिंसिपल जो दर्शाता है किसी भी एक्शन के प्रिपरेशन को। फ्रेंड्स, एंटिसिपेशन ही वो प्रिंसिपल है जिससे किसी भी एक्शन को करने या होने के लिए फोर्स मिलती है। यानी जिस एक्शन को हम परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्शन को परफॉर्म होने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है वो हम एंटिसिपेशन के थ्रू ही ऐड करते हैं। जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइव बॉल का एग्जांपल है, तो इस लाइव बॉल में बेसिकली एक फोर्स है जिसके थ्रू वो एक बॉक्स के ऊपर जंप कर रही है। ये फोर्स बाय डिफॉल्ट जनरेट नहीं होता। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो इसने अपने मेन जंप के पहले 2 या 3 जंप लिए हैं, जिससे इसको नेक्स्ट जंप, जो कि एक बड़ा जंप है जिसके थ्रू ये बॉक्स पे पहुंच पा रहा है, बॉक्स की रूफ पे पहुंच पा रहा है, हम यूं कहें, उस तक चढ़ने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है उसे इसी फोर्स से, इसी एंटिसिपेशन से मिला है। इसी वजह से जो आप यहाँ एनिमेशन देख रहे हैं वो आपको लाइव दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को ऑफ कर दूं और नेक्स्ट कंडीशन की बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं इस एंटिसिपेशन के बिना आपको ये एनिमेशन दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बॉल है जो ऑटोमेटिकली जाकर एक बॉक्स पर जंप कर जा रही है। तो आप यहाँ पर इस एनिमेशन का इम्प्रॉपर होना देख सकते हैं। ऐसे ही कोई बॉल किसी बिना फोर्स के किस तरह से इस बॉक्स के ऊपर आ जा रही है, इस बॉक्स के ऊपर चढ़ जा रही है, इस बात को हम हजम नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलर तरीके से अगर मैं एक और कंडीशन की बात करूं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं
कि एक बॉल जो है वो इस बार बॉक्स पर चढ़ रही है, लेकिन जो एंटिसिपेशन है वो कंप्लीट नहीं है। यानी उसने जो पहला जंप लिया है वो उसे इतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रही है कि वो बॉक्स पे चढ़ सके, यानी बात ये भी हजम नहीं हो रही। इसका मतलब एंटिसिपेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो परफॉर्मिंग एक्शन को परफॉर्म करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करती है। अब ये फोर्स इतना होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उस स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर सके। जैसे यहाँ पर ये बॉल है जिसमें इतना फोर्स नहीं लग रहा है और ये छत पे चढ़ जा रही है, तो ये प्रॉपर एंटिसिपेट नहीं हो रही है। इन द अदर हैंड अगर हम अपने दूसरे बॉक्स की बात करें तो आप इस केस में देख सकते हैं कि हमारा जो बॉल है वो कंप्लीटली एक फोर्स के कारण, जिसे उसे बाउंस होने से मिल रही है, उसके कारण इस बॉक्स पे चढ़ पा रहा है। यानी अगर मैं रियलिज्म की बात करूं तो जो बॉल ज्यादा बाउंस कर रही है वो हमें एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। इस सेम कंडीशन को अगर हम यहाँ पर भी कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है जो रन कर रहा है और उसके बाद अपने आप को पुश कर रहा है, इतना पुश कर रहा है कि इसे जंप करने का एक फोर्स मिल सके। तो यही फोर्स जिसके कारण ये इतना बड़ा जंप ले पा रहा है, ये कहां से जनरेट हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है इस एंटिसिपेशन से जो ये ले रहा है। सो दोस्तों, चाहे हम बात करें बॉल की या हम बात करें कैरेक्टर की, दोनों केस में हमारा एंटिसिपेशन बहुत जरूरी है किसी भी एक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। स्टेजिंग, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का वो प्रिंसिपल जो डिफाइन करता है किसी सीन के प्रॉपर प्रोजेक्शन को, यानी हम कैसे किसी सीन को प्रेजेंट करते हैं कि उसके एलिमेंट्स एंड इवेंट्स प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो सके। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको दो डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको स्टेजिंग काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक एनिमेशन है जिसमें कैरेक्टर खड़ा है और सडनली उसे आकर एक बुलेट लगती है। सो बुलेट लगने के बाद बुलेट के हिट के इफेक्ट से जो इफेक्ट उसके बॉडी पर होता है और उसके बाद वो कैरेक्टर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सो यहाँ पर अगर मैं इस कैमरे को प्ले करूं तो आप इस सीन में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर एक बुलेट लगती है और ये कैरेक्टर सडनली गिर जाता है। सो इस सीन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सडनली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इवेंट कब हो गया, यानी इवेंट में कोई क्लैरिटी आपको क्लियर नहीं है। वेरएस मैं इसी सेम सीन को अगर मैं आपको इस स्पेसिफाइड कैमरे से शो करूं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक कैरेक्टर खड़ा है और एक बुलेट आ रही है और ये उस कैरेक्टर को लग रही और ये कैरेक्टर फॉल होकर डेथ हो जा रही है उसकी। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर कैमरा सेटअप होने में क्या इशू है। सो अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सडनली एक एक्शन होता है और उसको यहाँ बहुत कम टाइम मिलता है। सो हमारी आईज के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को जा रहा है, ये अभी तक हम इसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी इस इवेंट में क्या हो रहा है, और सडनली एक ऐसा सीन होता है जिससे हमें एक आउटपुट देखने को मिलता है जिससे हमारा कैरेक्टर फॉल कर रहा है और उसकी डेथ हो जा रही है। सो यहाँ पर बैड स्टेजिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने इस सीन के एसेंस को प्रॉपरली कैप्चर नहीं किया है और सडनली दूसरा इवेंट हो जा रहा है। वेयरएस अगर मैं दूसरे कैमरे की बात करूं कि यहाँ पर जब तक हमारा सीन हम समझ रहे हैं तब तक बुलेट आ जरूर रही है, लेकिन जो कैमरे का फ्लक्चुएशन है वो नहीं हो रहा है। सो इस वजह से हमें जो ये सिनेरियो है ये प्रॉपरली क्लियर विजिबल हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये कैमरा गुड स्टेजिंग है, वेयरएस हमारा सेकंड कैमरा बैड स्टेजिंग है। इसी चीज को एक दूसरे एग्जांपल से हम यहाँ समझते हैं। सो यहाँ मेरे पास कुछ 85-84 फ्रेम्स का एनिमेशन है जहाँ पर एक फाइट चल रही है दो कैरेक्टर के बीचों बीच। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फाइट में आपको जो चीजें हैं वो दूर से शो हो रही है। सो अगर मैं इस स्पेसिफिक सीन का प्ले ब्लास्ट आपको शो करूं सो आप इस सीन में देख सकते हैं कि हमारे कई सारे इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो स्पेसिफिक जो हमारा एक्शन है, हमारा ध्यान उस पर नहीं आ रहा है, हमारा अटेंशन उस पर नहीं आ रहा है। इस केस में हमारा कैमरा दूर है, हम इस पूरे सिनेरियो को कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन जो पंचेस एंड किक्स की पावर है वो आपको कहीं ना कहीं मिसिंग इसमें लग रही होगी। इसी सेम सीन को हमने एक दूसरे कैमरे से कैप्चर किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो फाइट का जो फील है वो आपको मिल रहा होगा
बिकॉज यहाँ पर इस सीन में आप ये देख सकते हैं कि जो पंचेस एंड किक्स हमारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उनमें स्पेसिफिक एक पुश आ रहा है, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो उस स्पेसिफिक इवेंट को जज कर रहा है। सो फर्स्ट सिनेरियो जब हमारा कैमरा पास था और सडनली दूर हुआ तो हमारी स्टेजिंग खराब हो गई, हमारी स्टेजिंग प्रॉपर नहीं हुई। और सेकंड स्टेज जब अब हमारा कैमरा दूर था, सो जो सीन था उसमें प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। अब जब हमारा कैमरा एक लो मिड एंगल पे है तो यहाँ पर आप इसका पूरा जो फाइट का इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं। सो जिस तरह का हमारा सीन है, हमारा जो स्टेजिंग है उस स्पेसिफिक सीन के एलिमेंट और सीन में किस तरह से हमें चीजों को प्रेजेंट करना है उस पर टोटली डिपेंड करती है। सो हमें स्टेजिंग में किसी भी सीन को इस तरह से विजुअली प्रेजेंट करना है कि उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगे। स्लो इन एंड स्लो आउट 12th प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का वो प्रिंसिपल है जिससे किसी भी एनिमेशन में एक ऑर्गेनिक फील आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो बॉल्स दिख रहे हैं। अगर मैं इन बॉल्स को प्ले करूं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला बॉल है उसमें एक ऑर्गेनिक फील है और वो काफी रियलिस्टिक लग रहा है, वेयर एज जो हमारा सेकंड बॉल है वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। अब अगर मैं इन दोनों बॉल्स के कर्व की बात करूं तो अगर मैंने अपने फर्स्ट बॉल को सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट बॉल है उसमें ग्रेविटी का फील देने के लिए हमने यहाँ पर पीक्स में अपनी स्पीड को स्लो कर लिया है, बिकॉज जब कोई बॉल बाउंस होने के बाद वापस आती है तो वो तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक वो पूरी तरह से रुक न जाए। और कोई ऑब्जेक्ट रुकता कब है? स्लो होने के बाद। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट बॉल है उसमें बाउंस जो आ रहा है वो ऑर्गेनिक है। यही अगर मैं सेकंड बॉल की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं तो हमारे सेकंड बॉल में कोई भी स्लो इन या स्लो आउट मूवमेंट नहीं है, इसके ग्राफ लीनियर हैं। अब अगर मैं एक एक करके इन दोनों बॉल्स को आपको शो करूं, अगर आप बॉल 1 को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल है कि आपका मूवमेंट ऑर्गेनिक है, रियलिस्टिक है। वेयर एज अगर मैं बॉल 2 की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्यू टू लीनियर मूवमेंट्स जो हमारा बॉल है वो सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ड्रैग हो रहा है, यानी इसकी जो मोशन है वो ऑर्गेनिक नहीं है। इसी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में स्लो इन एंड स्लो आउट डालना इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलर मैनर में आप मेरे स्क्रीन पर एक एनिमेशन देख सकते हैं जहां पर एक क्रिएचर वॉक कर रहा है। अब अगर मैं इसके सिर्फ आर्म पे जूम करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर्म है वो स्लोली स्टार्ट कर रहा है और ग्रेजुअली वो आगे बढ़ रहा है और फिर स्लोली स्टेबल हो रहा है और देन अगेन वो अपने प्रीवियस पोजीशन में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इसका ग्राफ देखें तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्रेजुअली किस तरह से जो इसका आर्म है वो स्लोली मूव करता हुआ आगे आ रहा है और ग्रेजुअली यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर वो स्लोली एक पोजीशन पर आ जाता है। अगेन वो स्लोली सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करता है और अगेन वो प्रीवियस अपने पोजीशन में स्लोली वापस आ जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कैरेक्टर वॉक कर रहा है इसका जो मूवमेंट है ये ऑर्गेनिक मूवमेंट है। सो यहाँ पर हम इन दोनों एग्जांपल्स से क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से किसी ऑर्गेनिक मूवमेंट को करने के लिए स्लो इन एंड स्लो आउट का प्रिंसिपल अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। आर्क 12th प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का वो प्रिंसिपल जिसे यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट में रियलिस्टिक मोशन क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो बॉल बाउंस हो रहा है ये एक आर्क पाथ पर मूव हो रहा है, इसी वजह से आपको जो ये मोशन है ये रियलिस्टिक लग रहा है। अब अगर आप इसके कर्व को देखें तो यहाँ पर आप कर्व के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि जो भी हमारा कर्व है वो एक आर्क पाथ में है, यानी किसी भी एनिमेशन को जैसे मैंने अभी कहा रियलिस्टिक मोशन देने के लिए जो प्रिंसिपल हम अप्लाई
करते हैं वो आर्क है। अब अगर हम एक कैरेक्टर एनिमेशन की बात करें, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर रन कर रहा है जिसके हाथ में गन है। अब अगर मैं इसके किसी भी मोशन की बात करूं, जहां पर लेट सपोज मैं इसके फुट की बात करता हूं, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस पोर्शन में कि जो उसका फुट का मूवमेंट है वो भी एक आर्क के फॉर्म में है। यानी कोई भी रियलिस्टिक मोशन, चाहे हम बात करें कैरेक्टर की या हम बात करें किसी बॉल की या किसी और एलिमेंट की, जब भी हमें एक रियलिस्टिक मूवमेंट देना होगा तो हमें आर्क को फॉलो ही करना होगा। स्ट्रेट अहेड एंड पोस्ट टू पोस्ट प्रिंसिपल 12 प्रिंसिपल का वो प्रिंसिपल है जिससे हमारा एनिमेशन करने का जो फॉर्मुलेशन है वो सही होता है। यानी हम किस प्रोसेस को फॉलो करें कि हमारा रिजल्टेंट परफेक्ट हो, इसे हम इसी प्रिंसिपल से तय करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ अभी आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर एक एनिमेशन है जिसमें एक डेडपूल का कैरेक्टर है जो जंप करता है और जंप करने के साथ साथ वो लैंड होता है। सो अगर हम इस एनिमेशन में स्ट्रेट अहेड की बात करें, जैसा कि हम अर्ली क्लासिकल एनिमेशन के डेज में किया करते थे, सो इन दैट केस अगर आप यहाँ देखें तो जो आर्टिस्ट है वो फ्रेम बाय फ्रेम एक एक फ्रेम्स को ड्रॉ किया करते थे और ड्रॉ करने के साथ साथ उसी को रेफरेंस देकर वो अगला फ्रेम ड्रॉ करते थे और इसी प्रोसेस को हम स्ट्रेट अहेड कहते हैं। नाउ आजकल हमें जो प्रोग्राम्स फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने फाइनल पोजेस को क्रिएट कर लें और उसके बाद हम उसके इन बिटवीन एक एक करके क्रिएट करें ताकि जो हमारा एनिमेशन का फ्लो है वो ब्रेक न हो। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो कैरेक्टर है वो एक बिल्डिंग से जंप कर रहा है और वो एक दूसरे बिल्डिंग को जंप करके रीच कर रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करूं तो हो सकता है कि जहां मुझे इस बिल्डिंग में जंप करना है वो उस पॉइंट पर जंप न करके थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे को जंप कर जाए, बिकॉज हमने यहाँ पर एक एक करके ड्राइंग को बनाया है। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेट अहेड की, वेयर एज अगर मैं पोस्ट टू पोस्ट की बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक फ्रेम बनाया जहां से हमारा कैरेक्टर अपने जंप को स्टार्ट कर रहा है, फिर हमने यहाँ पर एक इन बिटवीन बनाया जहां पर वो सबसे एक्सट्रीम हाइट पे है और फाइनली हमने यहाँ पर अपना एंड फ्रेम क्रिएट किया अपने जंप साइकिल का और अकॉर्डिंगली हमने इसकी इन बिटवीन फ्रेम क्रिएट कर लिए। तो अब जो ये सिनेरियो है ये है पोस्ट टू पोस्ट के ऑप्शन का। सो इस तरह के एनिमेशंस को हम कब कब फॉलो करते हैं और हमें इन सब को कैसे फॉलो अप करना चाहिए, इस चीज को हम एक और एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक वॉक साइकिल का एनिमेशन है। सो अगर मैं इस वॉक साइकिल के मेन पोजेस क्रिएट कर लूं और मेरे आर्म का एनिमेशन रिमेनिंग हो, या मैं सपोज करता हूं कि लेट सपोज जो मेरे गन का एनिमेशन है वो अभी पेंडिंग है, तो एज पर पोजेस मेरे गन का एनिमेशन क्या होना चाहिए इसको हम स्ट्रेट अहेड प्रोसेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर गन के एनिमेशन को देखो तो एज पर लेग हमने जो गन का एक एक फ्रेम पे किस तरह का एनिमेशन होगा ये क्रिएट किया है। सो इन दैट केसेस जहां पर हम एज पर मूवमेंट कोई फॉलो थ्रू क्रिएट करते हैं, जैसा हम टेल एनिमेशन या किसी अदर एक्सटेंशन के एनिमेशन में कर सकते हैं, उन प्लेसेस पे हम स्ट्रेट अहेड एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। वेयर एज जहां पर हमें साइकिल्स क्रिएट करना होता है, जैसे हम वॉक साइकिल, रन साइकिल या कोई आइडल साइकिल क्रिएट करते हैं, सो वहां पर स्पेसिफिकली पोस्ट टू पोस्ट एनिमेशन ज्यादा सक्सेसफुल है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर हमारा एनिमेशन रिपीट होता है, मतलब फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम सेम होता है, या मैं यूं कहूं कि सर्टेन होता है, वहां पर हम पोस्ट टू पोस्ट एनिमेशन को यूज करते हैं। और जहां हमारा फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम सर्टेन या सेम नहीं होता, जो हमारे नेचुरल मूवमेंट्स है जैसे वाटर ड्रॉप या फायर का एक्सप्लोजन या बर्निंग, ऐसी जगहों पे स्ट्रेट अहेड एनिमेशन ज्यादा कारगर होता है। सेकेंडरी एक्शन 12 प्रिंसिपल्स का वो प्रिंसिपल है जो न सिर्फ हमारे प्राइमरी एनिमेशन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ हमारे मेन एक्शन में एक रियलिज्म भी ऐड करता है। आइए समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से कि ऐसा कैसे होता है।
सो दोस्तों आप यहाँ पर एक गोरिल्ले का एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें जो गोरिल्ला है वो मूव कर रहा है और साथ ही साथ कुछ चीजें वो पिक करके खा रहा है। अब अगर मैं इस एनिमेशन में प्राइमरी एनिमेशन की बात करूं तो खाना उसका पर्पस ऑफ मूवमेंट है, लेकिन खाने को खाने के लिए उसे अपने प्लेस से मूव भी करना पड़ रहा है। यानी ये जो मूव करना है ये इसके मेन एनिमेशन यानी खाने को सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पर इस केस में हमारा प्राइमरी एनिमेशन जो है वो जो फ्रूट्स हैं या नट्स है उन्हें पिक करके खाना है, और जो हमारा सेकेंडरी एक्शन है वो मूव करना है उस खाने को खाने के लिए। आइए इसी बात को हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर डेडपूल के वॉक का एनिमेशन देख रहे हैं। ये एक हरी वॉक है जो हमारा कैरेक्टर है वो कुछ हड़बड़ाते हुए मूव कर रहा है। सो यहाँ पर जो हमारा मेन एक्शन है वो है हमारा वॉक, और उसी वॉक के साथ साथ जो हमारा कैरेक्टर चारों तरफ देख रहा है हमारे मेन एक्शन वॉक के साथ वो है हमारा सेकेंडरी एक्शन। सो दोस्तों जब भी कोई एक्शन रियल वर्ल्ड में होता है बहुत रेयरली ही हम एक बार में किसी एक एक्शन को कर रहे होते हैं। मोस्टली हम पैरेलली हर एक एक्शन के साथ कोई और एक्शन कर ही रहे होते हैं। सो इसी वजह से जो हमारा सेकेंडरी एक्शन है वो हमारे नॉर्मल एक्शन को एक रियलिज्म प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ इट्स फिनोमेना लाइक रियल वर्ल्ड। टाइमिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जिससे हम किसी एक्शन का स्पीड स्पेसिफाई करते हैं, या यूं कहें कि कोई भी एक्शन को करने में कितना टाइम लगेगा इसे हम डिफाइन करते हैं। सो आइए समझते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन को और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो बाउंसिंग बॉल है वो एक पॉइंट से ग्रेजुअली शुरू होता है और हमारे ग्राउंड की तरफ आता है और बाउंस बैक करके वो एक पोजीशन पे आ जाता है, और यही प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है। नाउ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जब बॉल बाउंस होना स्टार्ट होता है तो वो ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड टुवर्ड्स ग्राउंड बढ़ती है, और ग्राउंड से बाउंस होने के बाद वो वापस से एक स्पीड में उस पोजीशन तक जाता है जहां तक वो जा सकता है, और जाते हुए ग्रेजुअली उसकी स्पीड धीरे धीरे घट जाती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी ये जो टाइम का वेरिएशन है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का, इसे ही हम टाइमिंग प्रिंसिपल से डिफाइन करते हैं। अगर यही बॉल एक नियत स्पीड से चलेगी तो वहां पर आपको बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड मिलेगी और आपको कोई भी ग्रेविटी या बाउंस का फील नहीं मिलेगा। आइए इसी बात को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक एक्शन देख सकते हैं जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है ये 3 पंचेस करता है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब अगर हम इन पंचेस की एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि जब ये कैरेक्टर एक पोजीशन पे आता है यानी अपने पंच को करने के लिए एंटिसिपेट करता है, तब वो अपने बॉडी को वो ग्रेजुअली ड्रैग करता है और स्टॉप करता है, और इसके बाद स्टॉप करने के साथ साथ ये क्विक पंच मारता है। अगला अगेन वो अपने बॉडी को एक नॉर्मल पोजीशन पर लेके आता है और एक दूसरा पंच मारता है। अब अगर मैं इन पंचेस की स्पीड को इसके बॉडी के सेटल होने की स्पीड के साथ कंपेयर करूं तो सेटल होने में इसे ज्यादा समय लगता है इंस्टेड ऑफ पंच करना। इस बात को हम और क्लियरली देख सकते हैं अपने आखिरी पंच में कि यहाँ पर जो हमारा हैंड है उस कैरेक्टर ने पीछे की तरफ लिया और उसके बाद उसने अचानक से एक पंच को मारा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो स्पीड है ये 46 फ्रेम पे इसका राइट हैंड नॉर्मल है, 47 फ्रेम पे ये बैक कर रहा है, 48 फ्रेम तक इसने पंच को पूरी तरह से एंटिसिपेट कर लिया है, और 49 फ्रेम पे इसके हाथ से जो पंच है वो निकल चुका है। यानी 48 फ्रेम तक, या हम यूं कहें कि ये जो सेटलिंग एनिमेशन था या ये एंटिसिपेशन ऑफ पंच था,
ये यहाँ पर इसके हाथ का इसके शोल्डर के साथ डिस्टेंस और 49th फ्रेम पे इसके हाथ का इसके शोल्डर के साथ डिस्टेंस डिफरेंट है, जिसके वजह से जो हमारा एक्शन है वो एक क्विक एक्शन लग रहा है विच इज नेक्स्ट टू अ रियल पंच, जो कि उसकी रिक्वायर्ड मोशन है। उसके साथ साथ हम एनिमेशन को क्लियर कर लेते हैं या हम यूं कहें कि हम अपने एनिमेशन को प्रॉपर कर लेते हैं। एग्जेजरेशन प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम किसी भी एक्शन को थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जेजरेट करके या यूं कहें कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ताकि वो एक्शन या अपीयरेंस व्यूअर के नोटिस में आ सके। सो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में यहाँ पर एक बाउंसिंग बॉल देख सकते हैं। इस बाउंसिंग बॉल में स्क्विश एंड स्ट्रेच भी एडेड है। अब अगर स्क्विश एंड स्ट्रेच की बात करूं तो इसमें स्क्विश एंड स्ट्रेच का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जिससे जो हमारे ऑब्जेक्ट का या हम यूं कहें कि हमारे बॉल का पल्पीनेस है वो प्रॉपरली विजुअली शो हो रहा है। यानी यहाँ स्क्विश एंड स्ट्रेच को ज़्यादा एग्जेजरेट करने के कारण बॉल के मटेरियल का पल्पीनेस शो हो रहा है। सिमिलर मैनर में अगर आप यहाँ पर हमारे इस रोर एनिमेशन को देखें तो यहाँ पर आपको रोर के साथ इसके बॉडी में एक काफी वाइब्रेशन दिख रहा है। ये वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमारे रोर की इंटेंसिटी को पुश कर रहा है इसकी लिमिट की तरफ। यानी हमने जो ये वाइब्रेशन ऐड किया है कहीं ना कहीं ये हमारे रोर के इम्पैक्ट को बढ़ा रहा है थ्रू आउट द एनिमेशन। सिमिलर मैनर में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक फाइट दो कैरेक्टर्स के बीच में हो रहा है, जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के पैर पे किक करता है, जिसकी वजह से हमारे पहले कैरेक्टर का जो गन है वो दूर जाकर गिरता है। सो हमारे इस एक्शन से हमारे किक की पावर को हम ज्यादा एग्जेजरेट कर शो कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ाकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने जोरदार किक किया है दूसरे कैरेक्टर के पैर में, जिसके इम्पैक्ट से उस कैरेक्टर में जो एडेड अटैचमेंट था वो कहीं दूर जाकर गिरा है। सो एग्जेजरेशन इसी तरह से किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है ताकि वो चीज हमारे नोटिस में आ सके। जैसा अगर हम किसी कैरेक्टर को थिन शो कर रहे हैं, दुबला शो कर रहे हैं, तो हमें उसे थिन न दिखाकर उसे और ज्यादा दुबला दिखाना है। या अगर हम किसी कैरेक्टर के अपीयरेंस को ह्यूज दिखा रहे हैं तो हम उसे और ज्यादा ब्रॉड दिखाएंगे और ज्यादा तगड़ा दिखाएंगे। या अगर कोई हमारा कैरेक्टर फैटी है तो वो बहुत ज्यादा फैटी होगा ताकि उसका जो फैटी होना है वो हमारे आईज को प्रॉपरली विजिबल हो जाए। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शंस 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का वो प्रिंसिपल है जिससे हम एनिमेशंस में ना सिर्फ ब्यूटिफिकेशन एंड ऑफसेट ऐड करते हैं, साथ ही इसमें हम ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी का जो इफेक्ट है उसे भी ऐड करते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड के एक्शंस में हमें देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर एक रोबोट का मूवमेंट देख रहे हैं, इस मूवमेंट में क्लियरली विजिबल है कि उसके बेस की शिफ्टिंग के साथ उसके टॉप का जो अटैचमेंट है वो किस तरह से ड्रैग हो रहा है बेस ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ, और ड्रैग होने के साथ साथ वो ऑफसेट होकर सेटल भी हो रहा है। इसी वजह से फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शंस को हम ड्रैग प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस एनिमेशन को अगर आप फ्रंट व्यू से भी देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा बेस ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड होने के साथ साथ जो उस बेस ऑब्जेक्ट से लगा हुआ उसका हेड अटैचमेंट है वो मूव फॉरवर्ड होके सेटल हो रहा है, जिसमें उसके एंटीनास वगैरह भी शामिल है। इसी सेम मूवमेंट को आप हमारे इस एनिमेशन में, जिसमें कि हमारा डायनासोर फॉरवर्ड मूवमेंट में वॉक कर रहा है, इसमें जो इसके टेल का एनिमेशन है उस टेल में एक स्पेसिफिक शिफ्टिंग आपको दिख रही है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से। इसी सीन को अगर आप साइड व्यू में देखें तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह से पर फुटस्टेप मूवमेंट होने की वजह से जो आपका
टेल मूवमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है, जिसमें एक स्प्रिंग जैसी मूवमेंट आ रही है। सो फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शंस के जो मूवमेंट्स है ये बेसिकली हमारे टेल में, हमारे बॉडी के जॉइंट्स में जैसा कि शोल्डर और फोरआर्म में भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो ड्रैग इफेक्ट है, ये जो ऑफसेट इफेक्ट है हमारे एक्शंस में, ये आपको बेसिकली जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनमें भी ये इफेक्ट आपको पैरेलली देखने को मिलता है। सॉलिड ड्राइंग 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का वो प्रिंसिपल है जो किसी ऑब्जेक्ट का 3D प्रोजेक्शन मेंटेन करने की बात हमें कहता है। ये 3D प्रोजेक्शन न सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का 3D होना है, साथ ही उस ऑब्जेक्ट का इस 3D स्पेस में क्या सेटअप है या क्या सेटअप होना चाहिए इसे भी डिनोट करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डेडपूल के 2 वर्जन है, जिसमें एक वर्जन जो है वो हमारा 2D है, 2D ड्राइंग है, और दूसरा मॉडल जो है ये हमारा एक 3D मॉडल है। सो इन दोनों में स्पेसिफिक डिटेल आप देख सकते हैं, ये सॉलिड ड्राइंग प्रिंसिपल का ही पार्ट है। इन सिमिलर मैनर आप जो हमारे स्क्रीन पर ये दूर से आता हुआ रन देख रहे हैं, जिसमें कि हमारा कैरेक्टर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ रन कर रहा है। सो अगर आप यहाँ साइड व्यू में देख रहे हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये एक सिंगल लाइन में है, लेकिन वहीं पे हमारे दूसरे वर्जन में जो हमारा कैरेक्टर है वो एक डिस्टेंस को कवर करते हुए आगे की तरफ दौड़कर आ रहा है। सो यहाँ पर सॉलिड ड्राइंग ये कहता है कि ये जो प्रोजेक्शन है, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस को कवर करते हुए आ रहा है, यहाँ पर जो प्लेसिंग एंड स्केल ऑफ द कैरेक्टर है, जिसका कैलकुलेशन हमें इस 3D सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली मिल रहा है, इस प्रिंसिपल को हम सॉलिड ड्राइंग में कवर करते हैं। पहले जब क्लासिकल एनिमेशन का सिनेरियो था, उस केस में जो सॉलिड ड्राइंग प्रिंसिपल है वो काफी इम्पोर्टेंट होता था 2D स्केच में 3D वर्ल्ड को शो करने के लिए। नाउ अब हमारे पास 3D प्रोग्राम्स हैं, जिनके थ्रू हमें ये प्रिविलेज मिलता है कि जो प्रोग्राम्स है यही हमारे 3D स्पेस के कैलकुलेशन को क्लियर कर लेते हैं। अपील प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है कैरेक्टर डिजाइन और उसके पर्सोना पे। बिना पर्सनालिटी के एनिमेशन चाहे कितना भी बेहतर हो, पर उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कुछ अधूरा ही रह जाता है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कैरेक्टर डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एनिमेशन का। मींस अगर हमारा कैरेक्टर एक विलन है तो उसे विलन जैसा लगना भी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर कोई कैरेक्टर हीरो है तो उसमें वो हीरो वाला करिस्मेटिक पर्सोना आना भी चाहिए। सो जब हम इस पर्सोना की बात करते हैं तो पहली चीज जो हमारे पास आती है वो है वैरायटीज ऑफ शेप्स, यानी किस तरह के शेप्स में या किस तरह के शेप से हम अपने कैरेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। आप एक तरफ नेगेटिव कैरेक्टर को देख रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे करिस्मेटिक कैरेक्टर्स हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मोस्टली जो कैरेक्टर हमारे नेगेटिव शेड्स के हैं उसमें आपको ट्रायंगल या जिगली शेप्स देखने को मिलेंगे, वेयरएज जहाँ पर हम पॉजिटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर मोस्टली जो शेप्स हैं वो स्क्वेरिश या सर्कुलर हैं, या साथ ही सिंप्लीफाइड भी हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगली जो चीज आती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेप्स, यानी जो प्रपोर्शन है कैरेक्टर्स का। सो अगेन अगर आप देखेंगे तो जो हमारे विलनिश कैरेक्टर हैं उसमें जो प्रपोर्शन है वो नॉर्मली हमारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। यानी अगर कोई कैरेक्टर नेगेटिव है और अगर वो हेवी है तो वो ज्यादा हेवी होगा। ऑन द अदर हैंड अगर कोई कैरेक्टर हेवी है और वो पॉजिटिव है तो उसका हेवीनेस नॉर्मल होगा। अब जब हम इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आगे बात आती है डिटेल्स की, कि हम कैरेक्टर में कितना डिटेल्स रखते हैं। मोस्टली एनिमेशन करने के लिए हमें 24 या 30 फ्रेम्स पर काम करना होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी कैरेक्टर पर लेकर चलते हैं तो हमें काफी दिक्कतें आती हैं। वेदर ये 2D हो या 3D हो, दोनों ही सूरतों में जो ओवरऑल सीन का वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से हमने अपने कैरेक्टर्स में उतने ही डिटेल्स रखने हैं जितना कि एग्रेसिवली विजिबल हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आप सबको आज का हमारा ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स एंड कमेंट्स के माध्यम से अपने थॉट्स हमें शेयर करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।